कहानी के शुरुआत में हमें सन 1974 में वेस्ट वर्जीनिया का ग्लेनविल नाम के एक सैनिटोरियम दिखाया जाता है और देखा जाए तो ये सैनिटोरियम डीफॉर्म लोगों के लिए ही बनाया गया था और जिन डीफॉर्म लोगों को यहाँ पर रखा गया था वो असल में वे सभी लोग इनब्रीडिंग और बर्थ डिफेक्ट की वजह से ही डीफॉर्म बने थे। यहीं पर हम यहाँ के इंचार्ज डॉक्टर ब्रैंडन और डॉक्टर एन को वहाँ पर मौजूद डीफॉर्म पेशेंट्स के बारे में बता रहे थे कि तभी वहीं पर अचानक से एक पेशेंट एन डॉक्टर को पीछे से पकड़ लेता है और उनके बालों में से एक हेयर पिन को चुरा लेता है, जिसके बाद डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन को इल्लीगल ब्रदर्स के लॉकअप में लेकर जाते हैं और वो तीनों ब्रदर कोई और नहीं बल्कि 3 फिंगर 1 आई सॉ टूथ थे। ब्रैंडन एन से कहते हुए उसे बताते हैं कि ये तीनों भाई मिसेज हिलिकर को एक जंगल में मिले थे और इसी के वजह से इन्हें इल्लीगल ब्रदर्स भी कहा गया है। और जब ये तीनों ब्रदर्स इन्हें मिले थे उससे पहले ये तीनों ब्रदर्स अपने पेरेंट्स को काफी बुरी तरह से खा गए थे और इसी के साथ डॉक्टर ब्रैंडन उन्हें आज तक का सबसे खतरनाक पेशेंट भी कहता है। हालांकि वे तीनों अभी बच्चे थे लेकिन उनके खतरनाक होने का दावा ये है कि एक ने तो अपनी 2 उंगलियां ही चबा गया होता है और वही तो था 3 फिंगर जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था, और दूसरे ने तो अपनी एक आंख को निकाल कर खा लिया होता है और उसी का नाम 1 आई होता है। और तीसरा तो बहुत ही खतरनाक था जो अक्सर वो अपने दांतों को दीवारों के साथ काफी अजीब तरीके से घसीटता रहता था और इसी के वजह से उसका नाम सॉ टूथ रखा गया था। और यह बात यहीं तक नहीं खत्म होती है, उसने तो कई सारे पेशेंट को काटकर काफी बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। यह सभी बातें सुनकर डॉक्टर एन पूछने लगती हैं कि ये तीनों इतने सारे पेन कैसे सह लेते हैं। इस बात को सुनकर डॉक्टर ब्रैंडन उन्हें बताते हैं कि इनको तो तकलीफ महसूस ही नहीं होता, जिसके बाद वे दोनों वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही जिस पेशेंट ने डॉक्टर एन के बालों से पिन को चुराया था वो उस पिन के जरिए लॉक को खोलने लग जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास इतना दिमाग नहीं था जो उस लॉकर को आसानी से खोल सके। अब उसे ऐसा करते हुए तीनों भाई देख लेते हैं और उससे उस पिन को मांगने लगते हैं तो वो उस पिन को उनकी तरफ फेंक देता है और उन ब्रदर्स में से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट यानी 3 फिंगर ही था और वो बहुत ही आसानी से लॉक को खोल देता है और तीनों ब्रदर्स चुपके से बाहर आ जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को पकड़कर उसे काफी बुरी तरह से मौत का नींद सुला देते हैं। जिसके बाद तीनों कंट्रोल रूम में जाकर सभी के सभी सेल्स को खोल देते हैं, जिसके बाद से वो जगह पूरी तरह से मेंटल असाइलम बन जाती है। अब तीनों ब्रदर्स डॉक्टर को पकड़कर उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देने लगते हैं और उसे तड़पाते हुए वो तब तक ऐसा करते हैं जब तक उसका दिमाग पूरी तरह से पक ना जाए। इसके बाद वो तीनों डॉक्टर ब्रैंडन को भी पकड़ लेते हैं और उसे भी काफी दर्दनाक तरीके से मार देते हैं। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि 29 साल गुजर गए हैं, जिसके बाद हमें 9 स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है। इस समय ये सभी लोग स्नो को काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। इन सभी को अपने फ्रेंड के केविन में जाना था, लेकिन आगे जाते समय ये सभी लोग अपना रास्ता भटक जाते हैं। रात भी होती है और बहुत ही खतरनाक तूफान में वे सभी बुरी तरह से फंस जाते हैं कि तभी उन्हें वहाँ पर एक बिल्डिंग नजर आती है और जब इन्हें कहीं पर जाने का मौका नहीं था तो सभी लोग उसी बिल्डिंग की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वहां उस बिल्डिंग में जाने के बाद उन्हें कितना नुकसान होने वाला था और यह बिल्डिंग कोई और नहीं बल्कि वही वेस्ट वर्जीनिया के ग्लेनविल सैनिटोरियम ही था जहां पर वो तीनों भाई रहा करते थे। अब जैसे ही ये सभी वहां उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तब इन्हें पता चल जाता है कि ये तो एक हॉस्पिटल था। जिसके बाद वे सभी वहां पर आग जलाते हैं और बड़ी आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन अब वे सभी आराम से बैठने वाले तो बिल्कुल ही नहीं थे, क्योंकि ये सभी अपने घर से निकलने से पहले डिसाइड किया था कि हम सभी जहां पर भी जाएंगे, चाहे वो जो भी जगह हो, उस जगह की अच्छे तरीके से हम तलाशी लेंगे। और वो सभी ऐसा ही करते हैं। वो पूरी जगह की अच्छी तरह से तलाशी लेने लगते हैं और इन्हें इंचार्ज ऑफिस में वाइन की बोतल मिलती है। वहीं पर उन्हें वहां उस हॉस्पिटल की पेशेंट्स की फाइल भी मिल जाती है, जिसे देखने के बाद इन सभी को पता चलता है कि यहाँ डीफॉर्म लोगों को रखा जाता था। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों भाई किसी को लेकर उस सैनिटोरियम में पहुंच जाते हैं। उन सभी दोस्तों में से 3 रात में सोने के लिए बेड को चेक करने के लिए जाते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। तब उन तीनों में से जो लड़का होता है वो चेक करने के लिए अंदर जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है
तभी उनकी शाउट करने की आवाजें आती हैं, जिस पर बाहर खड़ी वो लड़कियां जैना और कैनी डर जाती हैं। लेकिन किसी तरह वो हिम्मत करके विंसन को ढूंढने जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विंसन उनके साथ बस मजाक कर रहा था और उन्हें काफी ज्यादा डरा देता है, जिस वजह से वो दोनों उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती हैं। तभी हम देखते हैं वनाई उनका पीछा कर रहा था। उन दोनों लड़कियों से माफी मांगने के लिए विंसन अकेला ही जनरेटर को ढूंढने चला जाता है और उसे जनरेटर मिल भी जाता है और उसे ऑन कर देता है। अब क्योंकि वे सभी अमेरिकन स्टूडेंट्स थे और उनके टीम का रूल्स यह था कि जब लाइट आएगा तो वो सभी यहाँ पर पार्टी करेंगे, और वो सभी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और पूरे हॉस्पिटल में हलचल करने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं। लेकिन यह सब करते हुए उन्हें यह नहीं पता था कि कोई उन पर नजर रख रहा है। पार्टी करते करते वे सभी एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें एक फिल्म रील मिलती है, जिसके बाद डेनियल उसे एक प्रोजेक्टर में डालने के बाद उसे प्ले करता है। उस फिल्म में दिखाया जा रहा था कि उन हिलीकर ब्रदर्स पर सबसे ज्यादा स्ट्रीम टेस्ट किए जा रहे थे। वो फिल्म देखकर लॉरेन कहती है उसका भाई इसके बारे में बड़ी खौफनाक कहानियां बताता था। वो सबसे कहती है कि वो लोग बड़े खतरनाक थे और लोगों को काफी बुरी तरह से मार कर खा जाते थे, लेकिन यहाँ पर किसी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। जिसके बाद सभी सोने के लिए चले जाते हैं। रात को सब लोग अपने अपने रूम्स में सो रहे होते हैं, लेकिन विंसन को नींद नहीं आती और वो उसी हॉस्पिटल में टहलना शुरू कर देता है। वो देखता है कि उसके सामने कोई पीछे मुंह करके खड़ा हुआ था और वो उसका वही फ्रेंड बॉटर था जिसके केविन में इन्हें जाना था। जब वो उसके पास जाता है तब वो देखता है कि वो शख्स मर चुका है कि तभी अचानक पीछे से सॉ टूथ उसके सिर में एक रॉड को घुसाकर उसकी जान ले लेता है। सुबह होने के बावजूद भी तूफान रुका नहीं था और वे सभी अभी तक वहीं पर होते हैं। वहाँ पर विंसन मिसिंग होने की वजह से जेना सबसे उसके बारे में पूछती है, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं देखा था और इसी के साथ उन लोगों का सारा सामान भी गायब था, जिस पर अब वे सभी सोचने लग जाते हैं कि इस बार भी विंसन उनके साथ कोई घटिया सा मजाक कर रहा है और सब लोग उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। उनमें से 4 स्टूडेंट्स बेसमेंट में जाते हैं। वहां पर जाने के बाद उन्हें वहां पर अजीबोगरीब किस्म का केज मिलता है और जब वो आगे की तरफ जाते हैं तब उन्हें सारे के सारे सेल्स मिल जाते हैं जिनमें पेशेंट्स को रखा जाता था। और जब वो आगे बढ़ती हैं तब वो देखती हैं वहां पर बहुत सारा खून लगा हुआ है, जिससे वो और ज्यादा परेशान हो जाती है। बेसमेंट में वे सभी अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं और जेना किचन में चली जाती है। वहां पर वो देखती है कि सॉ टूथ बॉटर को टुकड़े कर रहा होता है। तभी थ्री फिंगर वहां आकर सॉ टूथ को लेकर जाता है, जिसके बाद जेना जल्दी से वहां से भाग जाती है और वो सभी लोगों के पास आकर उन्हें बताने की कोशिश करती है कि तभी बॉटर के कपड़े में कुछ उनके सामने आकर गिरता है। तब केनिया उसे चेक करने जाती है और जैसे ही वो उस कपड़े को खोलकर देखती है तब वो देखती है कि उसमें बॉटर का कटा हुआ सिर होता है। अभी वे सभी सही से संभले भी नहीं थे कि तभी वो तीनों भाई बालकनी से एक वायर को नीचे करके क्लेयर के गले में फंसा लेते हैं और उसे ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद कायल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता और उसका शरीर खून से लथपथ हो जाते हैं और उसका सिर धड़ से अलग होकर उसके ऊपर गिर जाता है। अब सभी यह देखकर हदास जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी स्नो वाली व्हील्स चल नहीं रही थी क्योंकि वे तीनों भाइयों ने पहले से ही इनके स्पार्क प्लग को निकाल दिए थे। अब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। लॉरेन, जो कि स्की चैंपियन थी, तब वो डिसाइड करती है कि वो स्की करते हुए हेल्प लेने जाएगी, जिसके बाद वो मदद लाने के लिए वो वहां से चल देती है। यहाँ पर बाकी सभी के पास गर्म कपड़े नहीं थे और वो उस तूफान में भी नहीं खड़े रह सकते थे और अब वे सभी इंचार्ज ऑफिस में खुद को लॉक्ड करने का डिसाइड करते हैं। वो जल्दी से भागकर ऑफिस में जाते हैं और अंदर से खुद को लॉक कर लेते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। उनके पास कुछ नहीं था, हालांकि बेसमेंट में उन्होंने बहुत सारे औजार भी देखे थे और इसीलिए कायल, डेनियल और सारा बेसमेंट ने जाते हैं और वहां पर थ्री फिंगर उनके पीछे पड़ जाता है और वो जल्दी से जाकर केज में छुप जाते हैं। और जब थ्री फिंगर वहां से चला जाता है तब वे सभी वहां से बहुत सारे हथियार को लेकर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ वन आई ऑफिस के दरवाजे में ड्रिल करके होल करता है और केनिया को पकड़ लेता है, जिस पर ब्रिजेड उसके हाथ पर नोक मारती है। तब वो उसे छोड़ देता है। यहाँ पर ये सभी बेसमेंट में से भाग रहे होते हैं और सबसे पीछे डैनियल होता है। तभी अचानक से सॉ टूथ डैनियल को पकड़ लेता है और उसे किचन में ले जाकर बांध देता है। कायल और सारा ऑफिस वाले रूम में पहुंचती है। तब वो देखती है कि उनके पीछे डैनियल नहीं होता, जबकि वो तीनों ब्रदर डैनियल को जिंदा ही काट रहे होते हैं, जिसके चीख
चीखें इन्हें सुनाई दे रही थीं और लास्ट में बहुत सारे बहस के बाद वो उसे बचाने जाते हैं। तब काइल देखता है कि वो तीनों उसके शरीर से मांस को काटकर तेल में फ्राई करके खा रहे थे और डेनियल उस टॉर्चर की वजह से मर गया था। और उसे मरा हुआ देखकर वे सभी डिसाइड करते हैं कि वो उन तीनों को अपने ट्रैप में फंसाएंगे। ये सोचते हुए वो उन लोगों पर अटैक कर देते हैं और उन्हें एक सेल में बंद कर देते हैं। और अब काइल उन्हें जलाकर मारने का फैसला करता है, लेकिन केनिया उन्हें ऐसा करने से रोक देती है। वो इसलिए मना करती है क्योंकि शायद उसकी इंसानियत जाग गई थी और वो उन्हें मासूम समझने लगती है। वो सभी काइल को उन पर पहरा देने को बोलकर खुद सोने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बदकिस्मती से वे तीनों उसी सेल में लॉक होते हैं जो आज से 29 साल पहले लॉक्ड थे। और सबसे अजीब बात तो यह थी कि जिस पिन से उन्होंने लॉक को खोला था वो पिन अभी भी वहीं पर पड़ी थी। और जब काइल की आंख लग जाती है तब थ्री फिंगर अपने कलाबाजी से लॉक को खोल लेता है और बाहर आते ही सॉ टूथ काइल को पकड़ लेता है। और जब केनिया काइल को देखने के लिए आती है तभी अचानक से जनरेटर बंद हो जाती है और हर तरफ अंधेरा हो जाता है। और वहाँ पर वो देखती है कि ना तो वहाँ पर काइल है और ना ही वो तीनों सेल में होते हैं। जिसके बाद वो वापस आकर सभी को बताती है और तभी कोई दरवाजे पर आ जाता है और उसका फेस कवर होता है और सभी डर कर समझने लगते हैं कि ये शायद थ्री फिंगर है, जिसको वो बड़ी बेरहमी से मारने लगते हैं और मार मार के उसकी जान ले लेते हैं। और जब वो सभी उसके फेस को देखने की कोशिश करते हैं तब वो देखते हैं कि वो तो उन्हीं का दोस्त काइल होता है, जिसे सभी ने मिलकर थ्री फिंगर समझकर मार दिया है और उसकी जुबान भी कटी हुई थी। उसे देखकर सभी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तीनों भाई बुरी तरह से उनके पीछे पड़ जाते हैं। भागते भागते वे सभी उसके रूम तक पहुंच जाते हैं जहां पर उन लोगों का सामान भी रखा गया था। वे सभी अपने गर्म कपड़े को पहनते हैं और खिड़की से बाहर आने का सोचते हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल सैनिटोरियम होने की वजह से उसकी सारी की सारी विंडोज सील्ड थी। लेकिन तभी उन्हें वहीं पर एक टूटी हुई खिड़की मिलती है, लेकिन उस खिड़की के पीछे बहुत सारी बर्फ जमी हुई थी। सारा उस बर्फ को हटाने लगती है कि तभी वहां पर वो तीनों भाई भी आ जाते हैं और थ्री फिंगर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है और इतने ही देर में सारा उस बर्फ को हटाकर एक रास्ता बनाने में कामयाब हो जाती है और वो वहां से बाहर निकलकर भागने लगते हैं। लेकिन जेना बाहर निकल नहीं पाती और वो वहीं फंस जाती है और तब सॉ टूथ एक ड्रिल लेकर आता है और उसे एक दर्दनाक मौत दे देता है। यहाँ बाहर तीनों अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं, लेकिन वो तीनों भाई भी उन्हीं की स्नोविल्स को लेकर उनका पीछा करने लगते हैं। सॉ टूथ ब्रिजेड को पकड़ लेता है पर वो अपने चाकू से उसके ऊपर हमला करती है और वो उसे छोड़ देता है। दूसरी तरफ हमें लॉरेन दिखाई जाती है जो बर्फ जमने की वजह से मर चुकी थी। और यहाँ पर अफसोस करने वाली बात तो यह थी कि मेन रोड ठीक उसी के सामने ही था जो तूफान की वजह से उसे नजर नहीं आया और वो वहीं पर मर गई। और यहाँ पर अब सिर्फ केनिया और सारा ही बचे थे और केनिया अपनी जान बचाकर भाग रही थी और वन आई उसके पीछे पड़ा था। अभी वो केनिया को पकड़ने ही वाला था कि तभी सारा उसे मारकर स्नोविल से नीचे गिरा देती है और दोनों अपने स्नोविल्स लेकर वहां से चली जाती है। अब वो दोनों बहुत खुश होती हैं क्योंकि दोनों ने यह सब कुछ प्लान करके किया था। वो इतना ज्यादा खुश होती है कि वहां पर लगे हुए वायस उन्हें नजर नहीं आता और उन दोनों का सिर धड़ से अलग हो जाता है। जिसके बाद थ्री फिंगर वहां पर आता है और उन दोनों का सिर उठा कर ले जाता है और उन दोनों की बॉडी वहीं पर पड़ी रहती है और यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। इस मूवी का अगला पार्ट यानी पार्ट 5 देखने के लिए कमेंट में पार्ट 5 जरूर लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।